गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को लक्षद्वीप पाठशाला के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे अपने चैनल के बारे में और कुछ सिलेबस के बारे में जनरल कंपटीशन की दुनिया में। देखिए बाबू, आप लोग एज ए बिगिनर या प्रैक्टिशनर आज बहुत कुछ मौका मिलेगा आप लोग को सीखने के लिए। और हम लोग अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनरल कंपटीशन प्रत्येक सब्जेक्ट को मैथ्स और रीजनिंग के साथ शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ हम जीके जीएस और साइंस के भी टीचर लेकर आएंगे और आपको तक पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले इसमें कुछ अहम बातें हम बताते हैं जो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा और सुनिएगा चीज़ों को। लक्षद्वीप पाठशाला ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब की दुनिया में पहली बार फाउंडेशन बैच के सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी लक्षद्वीप पाठशाला यानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जानकारी मैथ्स एंड रीजनिंग विजार्ड रंजीत सर के द्वारा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग, यानी कि यहाँ पे आपको मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। आपको एक्चुअल में जनरल कंपटीशन में मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है और उसको कैसे हम लोग तैयारी करते हैं, तो एक एक चीज़ों को बारीकी से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और इसी चैनल के माध्यम से आपको तैयारी भी कराई जाएगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए बाबू, मेन चीज़ आपको मोटा मोटी इस पोस्टर में जो भी चीज़ है हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ऑफिस मैनेजमेंट का वगैरह नंबर है जहाँ से आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। यू बाबू यहाँ पे हैं का ये नंबर है और ये एक सेकेंडरी नंबर है। ये मेरा नाम हुआ रंजीत सर, सब लोग हमको रंजीत सर के माध्यम से ही जानते हैं, मेरा शुभ नाम रंजीत सर ही पड़ेगा। और ये मेरे चैनल का नाम है लक्षद्वीप पाठशाला, जो आप लोग के सहयोग से और आप लोग के द्वारा इस नाम का नामकरण किया गया है। ऐसे मेरे कोचिंग का मेन नाम लक्षद्वीप कोचिंग सेंटर है। सब कोई लक्षद्वीप कोचिंग सेंटर के माध्यम से ही इस कोचिंग को जानता है, लेकिन यूट्यूब चैनल हम लोग लक्षद्वीप पाठशाला के नाम से बनाए हैं ताकि बच्चा सब सजेस्ट किया लो कि यही नाम सर ठीक रहेगा, तो हम बोले कोई बात नहीं, इस नाम से हम लोग चैनल को बना लेंगे। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा देखिएगा, फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ऑल गवर्नमेंट जॉब यानी जो भी ऑल ओवर इंडिया में एग्जामें होती है उनके बारे में मैथ्स और रीजनिंग का हम लोग सिलेबस जानेंगे। देखिए बाबू, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका तो एसएससी का एग्ज़ाम कराता नहीं है, बैंकिंग का एग्ज़ाम कराता नहीं है। जो भी एग्ज़ाम कराना होगा इंडिया ही कराएगा। रेलवे का एग्ज़ाम कराना हो या एसएससी का या बैंकिंग का या वगैरह स्टेट वाइज जो भी होता है तो हम लोग जानेंगे एक एक करके। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लक्षद्वीप पाठशाला। फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं, लक्षद्वीप पाठशाला ये हम लोग क्या है, यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडेशन बैच एक, एग्जाम अनेक, यानी फाउंडेशन बैच के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो भी बिगिनर बच्चे होते हैं वो फाउंडेशन बैच ना करके बाबू टारगेट बैच ही करते हैं। तो उन लोग के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि आखिर में ऐसा गलती क्यों करते हैं, थोड़ा सा जानना है। कोई भी आता है और टारगेट करके चला जाता है, जॉब भी जल्दी से नहीं हो पाता है, उसमें शायद जिसका बेस ठीक ठाक रहता है उसका जॉब होता है, बाकी लोग ऐसे ही खाली हाथ आते हैं या खाली हाथ चले जाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज दें और आप इस वीडियो को दूर दूर तक बहुत सारे लोगों के पास ये सेंड करें, शेयर करें ताकि लोग देखें। हमको अभी मतलब नहीं है बाबू कि आप लाइक कीजिएगा कि सब्सक्राइब कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, हमको उससे मतलब नहीं भी है। हम आपसे काइंडली रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों के पास नॉलेज जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं, जो अभी तक ऑफलाइन की दुनिया में हम लोग बताते हैं। पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा फाउंडेशन बैच के बारे में और ये इसमें कौन कौन सा एग्जाम कवर किया जाता है। आइए बाबू स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, फाउंडेशन बैच एक एग्जाम, फाउंडेशन बैच एक एग्जाम अनेक, मतलब ये कि एक फाउंडेशन बैच कीजिए और फाउंडेशन बैच एक कीजिए और एग्जाम अनेक दीजिए। देखिए, अदर्स एग्जाम के बारे में हम लोग जानते हैं। अदर्स एग्जाम में आपको यूपीएससी आता है, सीसेट, कैट, स्लेट वगैरह इत्यादि का एग्जाम आप फाइट कर सकते हैं। उसमें खासकर इन सभी एग्जामों में अच्छा खासा मैथ्स पूछा जाता है। सभी एग्जामों में क्या किया जाता है, अच्छा खासा मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग भी पूछा जाता है। ऑल एसएससी एग्जाम, एसएससी क्या क्या एग्जाम कराता है वो जानिए। सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराता है एसएससी, सीक्यू भी कराता है, सीएचएसएल भी कराता है, एमटीएस भी कराता है। सिलेक्शन पोस्ट में आपको कराता है सीजीएल 9 फेज, 11 फेज, 12 फेज भी आते हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर एस कराता है। इसके अलावा डिफेंस में एक एसएससी जीडी जो सन 2011 से
एसएससी इसको एग्ज़ाम ले रहा है, एसएससी जीडी का। पहले एसएससी जीडी की भर्ती 2011 से पहले यानी कि 2010 तक पहले एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, जो भी पैरामिलिट्री की फोर्सेस होती वो सभी अपना अलग अलग एग्ज़ाम कराते थे और अपना भर्ती कराते थे। बाद में एसएससी इसको कमांड कर दिया और आज एसएससी जीडी के नाम से इसे जाना जाता है। सारे पैरामिलिट्री के फोर्स का एग्जाम यही कंडक्ट कराता है और यहाँ से भर्ती होता है। आइए अब आते हैं डिफेंस में। डिफेंस में सीडीएस हो गया, एफ कैट हो गया, सीएपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसजीडी। एसएसजीडी को फिर यहाँ पे रख दिया गया क्योंकि एक्चुअल में वो डिफेंस का पार्ट है। हालांकि अलग बात है कि एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। आइए रेलवे एग्जाम में एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, जेई हो गया, आरपीएफ हो गया, एसआई कांस्टेबल और ग्रुप डी, ये सब रेलवे एग्जाम कराता है। जितना भी है रेलवे की भर्तियां हैं और ये सब एग्जाम होता है। एनटीपीसी के माध्यम से आप गुड्स गार्ड्स एएसएम बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एएलपी के माध्यम से आप ड्राइवर बनते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ पे। उसके बाद ये सारा आपका कांस्टेबल है, कांस्टेबल में एसआई होता है, कांस्टेबल में भी आरपीएफ आता है, ये आरपीएफ कांस्टेबल में आता है, आरपीएफ एसआई की भी भर्ती होता है, आरपीएफ कांस्टेबल का भी भर्ती है। ग्रुप डी हो गया, बहुत बड़े पैमाने पे आते हैं। आप जानते हैं कि रेलवे में सबसे ज़्यादा भर्ती ग्रुप डी में ही आता है। हालांकि अलग बात है कि ये कंटिन्यू भर्ती नहीं देते हैं, मतलब कि रेलवे वाले जो होते हैं वो 3 साल 4 साल या 5 साल पे भर्ती देते हैं। ज़्यादातर देखने को मिला है कि 4 साल 5 साल पे एक बार भर्ती आता है, बट भर्ती आता तो जरूर है, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंकिंग है, तो बैंकिंग में आपका आईबीपीएस एग्जाम लेता है, सारे बैंक का एग्जाम लेता है। उसमें एसबीआई अपना क्लर्क और पीओ का अलग लेता है। बाकी आईबीपीएस एक बोर्ड है, यही बोर्ड बैंक का एग्जाम कंडक्ट कराता है। बाकी एसबीआई बैंक क्लर्क और बैंक पीओ का अपना अलग करा लेता है। और उसके बाद आरआरबी आता है भी है, ठीक है। ग्रामीण बैंक भी अगर अपना वैकेंसी निकालता है। तो वो ये चीज़ हो गया बैंकिंग का। इसके अलावा कुछ आपको अदर्स स्टेट वाइज, जैसे कि यहाँ पे देखिए चीज़ों को समझिएगा। स्टेट एग्जाम का निकालना है, जैसे हम बिहार के बारे में बता रहे हैं। बिहार एसएससी अपना एग्जाम लेता है अलग, बिहार एसएससी के नाम से। स्टेट पुलिस अपना निकलवा करता है, स्टेट पुलिस में आपका कांस्टेबल हो गया, ये एसआई को निकलवा करता है। उसके अलावा बिहार के जो भी लोग होते हैं बीपीएससी अपना फाइट वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको मैथ्स देखने को मिलेगा, मैथ्स मिलता है बीपीएससी में। हाँ, हालांकि अलग बात है कि पूरा का पूरा सेक्शन आर्ट्स पे डिपेंडेड रहता है, बट उसमें आपको 8-10 मैथ्स मिल जाएंगे। रिलेटिव बात बता रहे हैं, हम फेक नहीं रहे हैं कि हाँ एकदम मैथ का सेक्टर ज़्यादा भर भर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम हो गया, 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे स्टेट पुलिस में, ये तो स्टेट पुलिस में, बिहार पुलिस में मैथ्स का कोई खास ज़्यादा रोल नहीं रहता है। हाँ, 10 को क्वेश्चन आपको मिलेगा मैथ्स का बनाने के लिए। रीजनिंग इसमें नहीं पूछा जाते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि बिहार पुलिस में रीजनिंग पूछ रहा है तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस ऑथेंटिक जानिए, रियलिटी जानिए, पीवाईक्यू वगैरह चेक कर लीजिए। मान लीजिए किसी के बात पे अगर विश्वास नहीं है तो पीवाईक्यू चेक कर लीजिए, उससे आपको इन आउट सब कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। तो बिहार पुलिस में आपको मैथ्स 10 नंबर का मिल जाएगा देखने के लिए, बाकी इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद बीएसएससी, ये तो ज़बरदस्त है। ये तो पूरा मैथ्स और रीजनिंग और साइंस आर्ट्स पे टिका ही है। अब इसमें नहीं, बिहार एसएससी का जैसे अभी फिलहाल में बिहार एसएससी का फार्म भराया भी है, ठीक है। हालांकि अलग बात है ग्रेजुएशन का फार्म आने वाला है अभी सचिवालय वाला। तो बिहार एसएससी में जाइएगा तो इसमें आपको भर भर का मैथ मिलेगा, भर भर के रीजनिंग, भर भर के साइंस, भर भर के जीके। मतलब है ये भर भर करने का मतलब है कि इसमें आपको 25 गो मैथ सोकर मिलेगा देखने के लिए। 25 गो मैथ आपको बनाने के लिए मिलेगा। इसके अलावा 50 गो रीजनिंग में मिलेगा। तो 50 और 25 कितना हुआ? 75। 75 क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन से मिलेगा। अब आइए आर्ट्स और साइंस की बात करते हैं। तो सेम साइंस से भी 25 क्वेश्चन मिलेगा। 25 क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायो मिलेगा और कंप्यूटर साइंस वगैरह भी रहेंगे। इसके अलावा आपको 75 क्वेश्चन में आपको आर्ट्स में आ जाएगा। आर्ट्स जिनमें करते हैं सागर है, वो सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह जो भी है, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी है, बहुत सारा डिस्ट्रेट है, सब कुछ आ जाता है इसमें। तो 50 नंबर में आ जाएगा। तो 75 नंबर का आपका मैथ्स रीजनिंग रहता है, 75 नंबर का आर्ट्स और साइंस मिलाकर रहता है। 150 क्वेश्चन यार इसमें पूछा जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब एक फाउंडेशन बैच एक कीजिए और एग्जाम अनेक दीजिए। मतलब है कि एक फाउंडेशन बैच बढ़िया से क्लियर कर लेते हैं आप, एक फाउंडेशन बैच बढ़िया से आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको इन आउट सब कुछ आपको जानकारी हो जाएगा कि हाँ मैथ्स क्या होते हैं, रीजनिंग क्या होते हैं, आर्ट्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको जानकारी मिलेगा। फाउंडेशन बैच में ही मिलेगा क्योंकि इसी में समय ज़्यादा लगता है और ये आपको ग्रिप को बनाता है, आपके जड़ को बनाता है, मजबूत करता है। फाउंडेशन बैच, कौन सा बैच? फाउंडेशन बैच। ये ज़्यादा फोकस है कि फाउंडेशन बैच का मीनिंग समझिए कि फाउंडेशन बैच एक्चुअल में क्या होता है। इंस्टीट्यूट में तैयारी करने आते हैं वो अलग कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन बैच। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे।
ये मेरे अपने कोचिंग का जो रिकॉर्ड है, जहाँ तक हम लोग ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किए थे उसके बारे में लिखे हुए हैं कि विगत 12 वर्षों से ऑफलाइन में धमाल मचाने के बाद आप लोगों के सहयोग से जुलाई 2024 से ऑनलाइन की दुनिया में एक कदम सफलता की ओर आप लोग के प्रयास से, ठीक है, आप ही लोग के सहयोग से ही हो रहा है। विगत 12 वर्ष मतलब ये है कि 2011 में हम ऑफलाइन कोचिंग का ओपनिंग किए हुए थे, वो भी मेरे खासकर जो फास्ट फ्रेंड लोग थे उन्हीं लोग के चलते कि मतलब कि हाँ थोड़ा सा आप पढ़ा दीजिए, आपके समझाने का तरीका अच्छा रहता है तो आप अच्छे जाते हैं। बाद में कब आदमी इधर शिफ्ट हो गया मालूम नहीं चला, आदमी चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, तो 2011 से आदमी स्टार्ट किया था, तो वहीं विगत 12 वर्ष लिखे हुए हैं। बिकॉज 2024 चल रहा है तो आप जोड़िए सकते हैं, इधर उधर हो गया है 2 महीना 4 महीना इधर उधर हो, कोई बहुत बड़ी माने नहीं रखते हैं, लेकिन अप्रॉक्स 12 वर्ष हुआ, ठीक है। ये चीज़ है। अभी तक ऑफलाइन में ही आदमी कमाल किया है एक सीमित क्षेत्र में। सीमित क्षेत्र का मतलब है कि जिस एरिया में हम चला रहे हैं कोचिंग, उसी एरिया के अगल बगल चारों दिशाओं में जो भी बच्चे हैं जो अपने घर से ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ते हैं वहीं। लेकिन थोड़ा सा अब लोगों को लग रहा है, बच्चे सबके सहयोग से बच्चा सब बोल रहा है कि सर आप ऑनलाइन की दुनिया में आइए, आप बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। ये उन लोग का कहना है, ऐसा मेरा नहीं है, सब कोई अच्छा पढ़ाता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि आप आज बहुत अच्छा से समझा देते हैं, तो थोड़ा सा आप ऑनलाइन में आइए। तो हम बोले चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप लोग बोल रहे हैं तो आया जाए। तो वहीं आए, प्रयास कर रहे हैं, देखिए क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन प्रयास करना है, ठीक है, प्रयास करने से ही हम सफल होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे देखिएगा हम लोग को क्या मिलेगा देखने के लिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लक्षदीप पाठशाला, ये हमारा यूट्यूब चैनल। सरकारी नौकरी, यहाँ पे एरो मार्क लगा हुआ है सरकारी नौकरी, और यहाँ पे क्या है गोल यानी एम, साइन ऑफ एम, फिर एरो मार्क, यानी सरकारी नौकरी को कैसे लिया जाए, ये मेन टारगेट है। सुनिएगा ध्यान से, अब अलर्ट हो जाइए। और आप लोगों में से जितने भी लोग मुंह काड़ी की तरह बनाकर वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मुंह काड़ी की तरह वीडियो को मत देखिए, एकदम दिल को खोलकर वीडियो को देखिए। इसमें अच्छा ही बात बताया जा रहा है, कोई हम बकवास बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि मेरे कोचिंग का एक लोगो है कि मुंह काड़ी की तरह बिल्कुल नहीं बनाना है क्लासरूम में, उदास आत्मा की तरह क्लासरूम में नहीं रहना है, ठीक है। फेस वॉश करके आना है। तो एक्चुअल में आप लोग फेस वॉश करके पता नहीं वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये अलग बात है, बट मुंह कहानी की तरह तो बिल्कुल मत बनाइए, नहीं तो कितना लोग ऐसे घूरे जा रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है कि बोर्डे खा जाएगा। अरे कोई हम लग रहा है आईआईटी पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि रॉकेट साइंस हम पढ़ा रहे हैं, कि ये बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब लेना है, बिहार और यूपी में जाकर देखिए गवर्नमेंट जॉब से भरा हुआ है घर घर, है कि नहीं, यहाँ पे क्रेज है गवर्नमेंट जॉब, तो सरकारी नौकरी लेना है, तो क्या नहीं करना है, मुंह कहानी की तरह बिल्कुल बनाकर नहीं देखना है, एकदम हंसता हुआ देखिए, एकदम इंजॉय करते हुए देखिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, ओके। आइए सरकारी नौकरी, सुनिए बाबू, सीरियस है थोड़ा सा, अब सीरियस ले रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले बेस्ट कोचिंग आप तलाशिए। 2 महीना लग जाए तलाशने में अच्छी बात है, 1 महीना लग जाए तलाशने में अच्छी बात है, 3 महीना लग जाए तलाशने में अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, जितना दिन लगे लगाइए, लेकिन बेस्ट कोचिंग ही पकड़िए। बेस्ट कोचिंग का मतलब हुआ चैनिंग वाला नहीं, ये नहीं कि कोई बोल दिया कि यहाँ पे चले जाओ, ये नहीं, वो अलग बात है। आप खुद से जाकर देखिए, जाने के बाद वहाँ पे इन आउट सब चीज़ को समझिए, फीडबैक लीजिए, रिजल्ट देखिए, सब कुछ अपने आंखों से देखिए, एनालिसिस कीजिए, सीनियर लोगों से राय लीजिए, और उसके बाद उस कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। कोचिंग ज्वाइन करने से पहले टीचर के बारे में थोड़ा सा पता कीजिए कि टीचर आपके कैसे हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा रूडली टाइप के टीचर, कि मान लीजिए क्लासरूम में कोई लड़का पूछ दिया कि सर ये क्वेश्चन है बताइए, तो एक बार बोले नहीं बताएंगे, बैठो हमसे ज़्यादा तो नहीं जानता है क्या बार पूछ रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए बाबू। थोड़ा सा मतलब कि बिहेवियर ठीक ठाक होना चाहिए कि भाई आपको जानकारी नहीं है तो आप पूछ रहे हैं, जितना मन करे उतना पूछे, टीचर का काम है आपको बताएंगे करेंगे, तो इस टाइप का थोड़ा सा टीचर थोड़ा फीडबैक पाता कीजिए। बेस्ट कोचिंग ढूंढिए, बेस्ट टीचर ढूंढिए। उसके बाद आप फाउंडेशन कोर्स कीजिए। क्या कीजिए, फाउंडेशन कोर्स। फिर से याद दिला रहे हैं कौन सा कोर्स कर लेना भाई लोग, फाउंडेशन कोर्स। कौन सा कोर्स, फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स जब कीजिए तो सबसे पहले आप कोचिंग वाले जो भी कोचिंग वाले हैं, जो भी आपके टीचर हैं, जो भी उस कोचिंग के, उनके डायरेक्टर से मिलिए या उनके टीचर से मिलिए, और आप फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस मांगिए। क्या मांगिए, सिलेबस, लिखित, लिखित बाबू, लिखित मतलब प्रोस्पेक्टस, वक्तम वाला कहानी नहीं, नहीं तो कहने के लिए कह देगा लोग कि ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, और उसके बाद चले जा रहा है बैच, बैच चले जा रहा है, था नहीं चल रहा है कि इधर पढ़ रहे हैं कि उधर पढ़ रहे हैं, सब बकवास चला जा रहा है, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, फिर टाइम आने वाला नहीं है। तो सिलेबस एकदम सिलेबस की आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे हमारा इतना ही चीज़ पढ़ाई होगा, इतना ही हमको पढ़ना है, एकदम सिलेबस आपको जानकारी होना चाहिए, और सिलेबस मांग कर पढ़िए प्लीज। आप सभी लोग से मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सब कोई जहाँ भी कोचिंग करते हैं, जिस भी कोचिंग में करते हैं, जिसके यहाँ कोचिंग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई बढ़िया पढ़ाते हैं,
सबसे सिलेबस मांगिए, ये आपका हक है, ये आपका हक है बाबू। सिलेबस मांगिए, मांगिए सिलेबस एकदम लिखित में मांगिए, क्योंकि वो कहावत होता है ना देहात में, हम लोग का देहात का कहावत है बाबू कि लिखतम के आगे बख्तम का कोई वैल्यू नहीं है। तो सिलेबस मांगिए, प्लीज मांगिए। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है मेरा कि जहाँ भी पढ़ते हैं, आप मेरे यहाँ भी पढ़ते हैं तो मैं हमसे भी सिलेबस मांगिए। ऐसे हमसे सिलेबस मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग पहले ही सिलेबस दे देते हैं। ठीक है, सिलेबस हम लोग देते हैं, कभी मौका मिलेगा तो हम आपको दिखा देंगे कि हम लोग का प्रोस्पेक्टस क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सिलेबस हम दिखाएंगे, लास्ट में हम सिलेबस दिखा देंगे हम लोग अपना। ठीक है, लेकिन आप जहाँ भी पढ़ते हैं सिलेबस मांगिए प्लीज। उसके बाद सिलेबस जब आपका मालूम चले कि ये हमारा सिलेबस है और जो भी हम टीचर के पास पढ़ रहे हैं हमारे टीचर ये पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं है, तो उस सिलेबस को वहाँ पे पढ़िए, हार्ड वर्क कीजिए। क्या कीजिए? हार्ड वर्क। सिलेबस जब आप पढ़ रहे हैं किसके माध्यम से? फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से। जब आप फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क का मतलब दबा के मेहनत एकदम, वो चिरकुट वाला मेहनत नहीं करना है। वो चिरकुटा मेहनत, अरे 2 घंटा पढ़ लिए, 3 घंटा पढ़ लिए, घंटा में मत पढ़िए, एकदम दबा कर एकदम पढ़े जा रहे एकदम मैथ्स और रीजनिंग का गुर्दा गुर्दा खोल दीजिए। क्या खोल दीजिए? गुर्दा गुर्दा एकदम। हार्ड वर्क कीजिए एकदम दबा कर। और जब हार्ड वर्क जब कीजिएगा और उसके बाद जब आपका सिलेबस फाइनल होगा, क्योंकि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सिलेबस के लिए, टीचर भी आपके बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हों, क्योंकि आपके टीचर का कॉन्सेप्ट आप पे इतना खतरनाक होना चाहिए कि आपके टीचर आपके कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट मतलब 70% कॉन्सेप्ट क्लासरूम में ही क्लियर करा दें। कितना परसेंट? 70%। 70% कॉन्सेप्ट अगर क्लासरूम में आपका क्लियर हो गया बाबू, 30% के लिए आप हार्ड वर्क एकदम जमा कर कीजिए। जाइए रूम में 10x10 का जो भी आपका रूम है, जो भी रूम है उसमें दबा कर एकदम कुर्सी टेबल बैठ कर दबा कर एकदम पढ़ रहे हैं, एकदम दबा कर पढ़िए, एकदम कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये एनर्जी है एकदम, इस उम्र में दबा कर नहीं पड़ेगा तो कौन सा उम्र में पड़ेगा, है कि नहीं? एंजॉय करके पढ़ना है। तो आप लोग मुँह काड़ी की तरह बना कर नहीं ना देख रहे हैं लोग, चलिए अच्छी बात है। चलिए आइए, तो हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क करने के बाद उसके बाद जब आपका सिलेबस समाप्त होगा कोचिंग के माध्यम से, बेस्ट टीचर के माध्यम से, फाउंडेशन का सिलेबस जब समाप्त होगा तो आपके लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए। मेंटर ढूंढिए। मेंटर मतलब जो आपको गाइड कर दे, जो आपका मार्गदर्शक हो, जो आपका मार्गदर्शक हो। मार्गदर्शक में जो भी रखिए रखिए, एक मेंटर जरूर रखिए। उन मेंटर के द्वारा एक स्ट्रेटजी प्लान बनाइए, अपना रणनीति तैयार कीजिए कि हमारा फाउंडेशन कोर्स जब फाइनल हो गया तो अब हमको कौन सा सेक्टर में जाना है। बैंकिंग सेक्टर में जाना है, या एसएससी के सेक्टर में जाना है, या रेलवे के सेक्टर में जाना है, या डिफेंस के सेक्टर में जाना है, या स्टेट वाइज जो भी एग्जाम होते हैं उस सेक्टर में जाना है, या जो भी जाना है, या कल होकर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करना हो, या आपको टीचिंग लाइन में जाना हो, जहाँ पे जाना वेलकम है, जाइए, क्योंकि नॉलेज है आपके पास, भर कर एकदम नॉलेज मिला हुआ है, तो उसका यूज कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। तो एक मेंटर ढूंढिए और उस मेंटर के माध्यम से स्ट्रेटजी तैयार कीजिए। जब आपका स्ट्रेटजी तैयार हो जाए, रणनीति बनकर कंप्लीट, तो अब आपको पीछे नहीं हटना है बाबू, बिल्कुल मत हटिए पीछे। अभी तो अब मेहनत है जलवा दिखाने का। क्या दिखाने का? जलवा। इतना धमाका कीजिए, इतना धमाका कीजिए कि उसकी रोशनी से चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाए। तो स्ट्रेटजी जब आपका बन जाए तो उस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का एक खासियत बता रहे हैं, कम से कम आपका हाइट जितना भी हो, आपका हाइट जितना भी हो, जो भी बच्चे और बच्चियां तैयारी करते हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उनको जो भी हाइट है, आपका प्रैक्टिस अपने हाइट के अकॉर्डिंग लेके जाइए। यानी कि मेरे कहने का सेंस समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं ये जानिए। मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस के दौरान इतना कॉपी, इतना कॉपी, इतना कॉपी भरिए, इतना सेट भरिए कि आपका हाइट के बराबर उसका थाक लग जाए। यानी जब आप नीचे से सजाते हुए प्रैक्टिस सेट को, कॉपी को आइए तो आपके हाइट के बराबर होना चाहिए। इतना तैयारी आपका खतना करना, हाइट के बराबर कॉपी साज दिए। अगर हाइट के बराबर कॉपी नहीं पढ़े तो का पढ़े, कथी पढ़े? रिकॉर्ड भी तो ये होना चाहिए ना, इतना खतरनाक, आप खतरनाक रिकॉर्ड किया। अब रहा बात की भरने के लिए तो कैसे भरेगा? लिखिएगा, पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिए, तब ना आके दे दीजिएगा कोनो बच्चा को, लो बाबू भांग भूंग दो, भांग भूंग के एकदम भर देगा, ऐसे थोड़ी भरेगा। प्रैक्टिस से ही भरेगा। तो भरेगा तो इसका मतलब दिमाग से आपका भरेगा, प्रैक्टिस किए होंगे तो उतना नॉलेज हो जाएगा। तो हाइट के बराबर कम से कम कॉपी किताब पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपका प्रैक्टिस उस लेवल का हो जाएगा, उसके बाद देखिए ना रिजल्ट का बौछार नहीं हो जाएगा, बौछार गर्दा हो जाएगा रिजल्ट का। उसके बाद बेग लटकाइए, ट्रेन पकड़िए, बस पकड़िए, मुजफ्फरपुर जाइए, पटना जाइए, दिल्ली जाइए, इलाहाबाद जाइए, लखनऊ जाइए, जहाँ मन करे तहाँ एग्जाम देने जाइए। एग्जाम देने जाइए और उस एग्जाम हॉल में गर्दा मचा दीजिए। साफ गर्दा। गर्दा मतलब प्रैक्टिस करके गए, फाउंडेशन भी कोर्स किए हैं, हार्ड वर्क भी किए हैं, मेंटर भी आपके खतरनाक थे, स्ट्रेटजी भी आपका खतरनाक है। अब आपके पेन में जब रफ्तार आएगा
इतना भयानक रफ्तार लगाइए, इतना भयानक रफ्तार कि बगल वाला जो खोपचा में घुसा रहता है सब कंप्यूटर में देता है सब जहाँ, अगर भूल चूक से कहीं झांक कर देख लिया कि भैया का जो रफ्तार है इतना खतरनाक है, तो आपके रफ्तार को देखकर उसका पेने रुक जाए। इतना भयानक आपका रफ्तार होना चाहिए, तो उस लेवल का तैयारी करिए। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप तैयारी किए हैं ना, तो रिजल्ट जब आपका आएगा तो 4 5 6 7 8 रिजल्ट फंसबे करेगा बहुत सारा, साल भर में आपके अकाउंट में बहुत सारा रिजल्ट पड़ा रहेगा, उसमें से कहीं ना कहीं एक फाइनल जॉब आपको हो जाएगा। बाबू इस फाइनल जॉब के प्रोसेस में, इस फाइनल जॉब के प्रोसेस में आपको एटलीस्ट टाइम आपको कम से कम 2 से 3 ईयर्स देना पड़ेगा, 2 से 3 ईयर्स देना पड़ेगा। मैंने कम से कम 2 ईयर्स, मैक्सिमम आप 3 ईयर्स दे सकते हैं। 3 ईयर्स से ज़्यादा भी देते हैं वो लोग जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं बाबू, तो उन लोग की बातें हटाइए। लोग मान लीजिए भैया लोग तो है, तो मान लीजिए कि एकदम आईएएस बनना है तो उसमें तो समय देना पड़ेगा। उसका सिलेबस है 3 साल 3.5 साल का सिलेबस होता है, उसका एग्जाम जर्नी भी 1 ईयर का होता है, तो वो बात हम नहीं करें। लेकिन आपको 2-3 ईयर्स देना पड़ेगा। 2-3 ईयर्स का मतलब है कि आप जब जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करने आ रहे हैं, फाउंडेशन बैच की तैयारी आप करने आ रहे हैं बाबू, फाउंडेशन बैच की जब आपका तैयारी करने आ रहे हैं तो कम से कम आप 1000 डेज यानी 1000 दिन आप कम से कम टाइम निकाल कर आइए। 1000 दिन टाइम निकाल कर आप आइएगा एग्जाम की तैयारी करने, तो लमसम 3 ईयर्स हो गया, 3 ईयर्स कंप्लीट हो गया। मान लीजिए कि 365 दिन का 1 ईयर होता है, तो उसके अप्रॉक्स जाइएगा तो 3 ईयर्स कंप्लीट हो गया, तो कम से कम उतना निकल रहा है। जब इतना निकाल कर जब आप आइएगा, जब तैयारी आप कीजिएगा, तब आपका तैयारी वन ऑफ द बेस्ट होगा। बाद में कभी अलग से एक वीडियो बना देंगे और बता देंगे कि किस उम्र से तैयारी करना ठीक रहेगा, कौन से फील्ड में जाना ठीक रहेगा, ये वगैरह वगैरह हम बाद में बता देंगे। जो भी मेरा अनुभव है आपको हम शेयर करेंगे। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगे तो कौन सी बड़ी बात है, कौन से जो आपसे पैसा हम खर्च करा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ही आपका ले रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नॉलेज तो बनेगा, बेहतर नॉलेज देंगे। ग्रामीण इलाका से हम लोग बिलोंग करते हैं बाबू, चीटिंग करने वाला, धोखा कर देने वाला काम नहीं होगा, एकदम गर्दा कॉन्सेप्ट देंगे। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ाएंगे। जो भी आप पूछना होगा वो पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पढ़िएगा हाई फाई एकदम, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानते हैं। बहुत सारे बच्चा लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है कि सर मैथ्स का एक्चुअल सिलेबस क्या होता है। क्लास करने के लिए तो क्लास कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स के सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है। आइए, आपका वेलकम है मैथ्स की दुनिया में, और हम लोग जानते हैं कि मैथ्स का सिलेबस एक्चुअल में होता कितना है। आइए बाबू, देखिए क्या लिखा हुआ है, हम हट रहे हैं, आप देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक रैपिड मैथ्स, जानिए बेसिक रैपिड मैथ्स के बारे में जानिए। बेसिक का मतलब होता है यानी बेस से बेसिक बना है, बेस मतलब आधार, यानी आपका जड़ स्ट्रांग होना चाहिए। रैपिड मतलब होता है तेज करना, रैपिड मतलब होता है तेज करना यानी फास्ट करना, यानी अपने बेस को कैसे फास्ट आप कीजिएगा। ये बेसिक रैपिड मैथ्स है। देखिएगा बाबू, पता नहीं आप लोग जो भी सिलेबस पढ़े हैं इसमें बेसिक रैपिड मैथ्स आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उसके बारे में तो हमको कोई खास नॉलेज नहीं है कि आप क्या पढ़ें क्या नहीं, लेकिन जहाँ तक हम आपको बताना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा जानने का कि बेसिक रैपिड मैथ्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखिए बाबू, बेसिक रैपिड मैथ यानी बेसिक का ये चैप्टर है जिसमें 21 लेसन होता है, 21 लेसन होता है बेसिक रैपिड मैथ्स में। इस 21 लेसन में ये जो आप देख रहे हैं कलर हाईलाइटेड किया हुआ है, 5 नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, अ टेस्ट ऑफ डिविलिटी, असर्ट्स एंड इंडिकेशंस, तो ये 4 गो जो चैप्टर है ना, इस मैथ का 4 गो पिलर है। ये 4 गो क्या है, पिलर। आप जब भी घर बनवाते हैं तो आप घर में भी 4 गो पिलर एकदम मजबूत रखते हैं, जो छत को क्या रहता है, टाना रहता है। ये 4 गो पिलर है जो इस बेसिक मैथ को टाना रहता है। आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म पढ़ना है, उसके बाद मल्टीपल पढ़ना है, उसके बाद कंटिन्यू फ्रैक्शन पढ़ना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ना है, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ना है, डिजिटल सम पढ़ना है, अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, मॉडुलस पढ़ना है, टेस्ट ऑफ डिविलिटी पढ़ना है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ना है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर पढ़ना है, सर्ट्स एंड इंडिकेशंस पढ़ना है, सोल्विक इक्वेशन पढ़ना है, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, बेसिक क्यूबिक इक्वेशन पढ़ना है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ना है, वी बॉड मास पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है, लॉगरिथम पढ़ना है। कितना सारा चीज़ आपको पढ़ना है। चलिए आ गया, तो इतना सारा 21 लेसन हम लोग को टोटल पढ़ना है। तो इस 21 लेसन में ये 4 लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, साइड हट गए, ये ले लीजिएगा बाबू। जितने भी लोग जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं वो सारे के सारे लोग इसको जरूर पढ़ेंगे। जब तक आप इतना इन आउट नहीं पढ़ेगा तब तक आपका नॉलेज उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। और ये 4 गो पिलर सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना सारा पढ़ने के बावजूद ये चारों पिलर पे 1 2 3 4 ये चारों पिलर पे एकदम मजबूती से कमांड रखना है, एकदम एकदम आपका एकदम खतरनाक होना चाहिए।
ये बेसिक रैपिड मैथ्स का अगर पूरा सिलेबस अगर पढ़िएगा तो एटलीस्ट आपको कम से कम 1800 से 1900 क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा। अगर एक बढ़िया टीचर के पास पढ़ते हैं तो हमारे पास इस हम जो पढ़ाते हैं इसको, तो हम इसमें 1840 क्वेश्चन कराते हैं। पूरे बेसिक मैथ में टोटल 1840 क्वेश्चन कराया जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 मैथ का नाम क्या है? बेसिक रैपिड मैथ। अगर आप किसी टीचर के द्वारा ये सब नहीं पढ़े हैं तो आप वहाँ पे डिमांड कीजिए, वहाँ पे डिमांड कीजिए और पढ़िए पढ़िए। और नहीं तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं लोग तो किसी सीनियर भैया से पढ़िए, चाहे कहीं से पढ़िए, लेकिन नॉलेज रखिए, बिना नॉलेज का नहीं हो पाएगा। बेसिक आपका वीक रहेगा तो कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाइएगा। तो ये सब आपको जानना जरूरी है। देख लीजिए कितना सारा चैप्टर है, 21 लेसन है, 21 में 4 सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसका पिलर है। बाकी 21 तो पढ़ना ही है, ये सब पढ़ना है, सब इंपॉर्टेंट है। और डिजिटल सम तो बुझिए कि ये एक टूल्स है, ये एक टूल्स है, ये भी एक टूल्स है, जस्ट लाइक बुझिए तो ये भी एक टूल्स है। ठीक है, तो ये सब टूल्स है जहाँ पे आपको गेन अप कराएगा कैलकुलेशन में। अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा दूसरे मैथ पे आते हैं। ये है बेसिक रैपिड मैथ, ध्यान से देख लीजिए। बेसिक रैपिड मैथ अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम साइड हट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब अच्छा से एकदम दिख रहा है। और उसके बाद अपना लिखिएगा, वीडियो को पुशअप करके अपना जो भी लिखना होगा लिखिएगा, लेकिन हम टाइम दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं। कॉपी किताब पेन लेकर बैठिए पढ़ने के लिए। ऐसे दर्शन मत कीजिए बिछौना में घुसकर, रजाई में घुसकर, बेड पे बैठकर। ठीक है, पढ़िए, सरस्वती के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पेन पेपर कॉपी चलाना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। अब आइए, अब आपके बेसिक मैथ के बाद आता है, नाम सुनिए इसका क्या है? कमर्शियल मैथमेटिक्स। क्या है? कमर्शियल मैथमेटिक्स। इस ये अलग ही सेक्शन होता है मेरे भाई, ये अलग ही सेक्शन होता है। भल पता नहीं लोग जान पाते हैं कि नहीं, अर्थमेटिक में शामिल कर देते हैं वो अलग बात है, लेकिन कमर्शियल मैथमेटिक्स एकदम एक अलग, बिल्कुल ही अलग होता है, जिसका कमर्शियल का हिंदी होता है वाणिज्य। तो वाणिज्य अंक गणित में देखिए क्या आता है, नंबर सिस्टम। कमर्शियल मैथ में ही नंबर सिस्टम पढ़िए, हालांकि कुछ टीचर इसको नंबर सिस्टम को एडवांस मैथ में पढ़ाते हैं, वो अलग बात है, बट इसको कमर्शियल मैथ में पढ़ लीजिए ताकि नंबर पे कमाना जाए। नंबर सिस्टम में देखिएगा कितना सारा आपका टॉपिक है नंबर सिस्टम में। ये नंबर सिस्टम है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। नंबर सिस्टम में आपको यूनिट डिजिट पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? यूनिट डिजिट। आपको नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पढ़ना है। आपके नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पढ़ना है, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड पढ़ना है, नेचुरल नंबर पढ़ना है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर पढ़ना है, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना है, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर पढ़ना है, काउंटिंग नंबर पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, 2 डिजिट नंबर पढ़ना है, 3 डिजिट नंबर पढ़ना है, 10 डिजिट नंबर पढ़ना है, और प्रोग्रेशन में AP JP एंड HP पढ़ना है। इतना सारा नंबर सिस्टम में टॉपिक होता है मेरे भाई, इसको काउंट कीजिएगा तो टोटल 14 गो टॉपिक होता है। पूरे नंबर सिस्टम में टोटल 14 गो टॉपिक आपको पढ़ना है। कितना टॉपिक पढ़ना है बोलिए फिर से, यहाँ पे भी है वहीं से बोलिए लोग एकदम, कितना टॉपिक पढ़ना है? 14 गो टॉपिक पढ़ना है। 14 गो टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ना, तब जाके एक नंबर सिस्टम का इन आउट आपको नॉलेज मिलेगा। इस टोटल 14 गो टॉपिक मिलाकर कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन लगाइए। कितना क्वेश्चन लगाइए? 500 से लेकर 600 के बीच में क्वेश्चन लगाइए, तब जाके एक आउटपुट खतरनाक निकलेगा, एकदम खतरनाक आउटपुट। अब आइए, उसके बाद सेकेंड चैप्टर इसका होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। थर्ड नंबर इसका चैप्टर होता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, जानिए बाबू, कितना लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेते हैं। हद है भाई, हैं? पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए, चाहे जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उन टीचर को बोलिए कि पहले वो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएं, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएं। जितने भी इंडिया में अच्छे लेवल के टीचर हैं जिनको हम लोग जानते हैं, उन लोग से पढ़ते होंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले पढ़ाएंगे उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन मान लीजिए कोई अगर टीचर आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले पढ़ाते हैं उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे ब्रेक कीजिए, उनको बोलिए कि नहीं पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए उसके बाद सिंपल। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये बहुत खतरनाक चैप्टर भी होता है, अब बहुत ईजी होता है। सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग में कंपाउंड इंटरेस्ट ईजी होता है, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा लेंदी होता है, कैलकुलेटिव होता है। ये कैलकुलेटिव नहीं होता है। हालांकि जो इसको नहीं पढ़ाए बढ़िया से तो उनको तो लगेगा कि हाँ डेसिमल अगर आता है, फ्रैक्शन आता है, तो ये सब थोड़ा सा टॉप लगेगा, परसेंटेज वगैरह आता है तो ये कोई बात नहीं, परसेंटेज पढ़े तो कमांड हो जाएगा। आइए उसके बाद पार्टनरशिप पढ़िए, मिक्सर एंड एलिगेशन। बाबू मिक्सर अलग चीज होता है, एलिगेशन अलग होता है। पहले आप मिक्सर पढ़िए उसके बाद एलिगेशन पढ़िए। मिक्सर एंड एलिगेशन अलग होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन अलग मेथड है और मिक्सर अलग मेथड है। तो पहले अच्छे टीचर के पास पढ़िएगा तो मिक्सर पहले पढ़ाएंगे उसके बाद एलिगेशन पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे दोनों। मिक्सर एंड एलिगेशन अलग अलग चीज़ है। उसके बाद ट्रू डिस्काउंट पढ़िए, उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़िए, जिसको DI कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? DI। इस शॉर्ट भाषा में आपको DI कहा जाता है। क्या कहा जाता है? DI। तो इसमें ओवरऑल थोड़ा सा देखिए तो ध्यान से, 11 लेसन है। कितना लेसन है? 11 लेसन।
इस 11 लेसन में 4 लेसन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको आना चाहिए। परसेंटेज पे भयानक कमांड होना चाहिए, कम से कम 400-500 क्वेश्चन लगेंगे, 500 प्लस क्वेश्चन मारिए परसेंटेज में। प्रॉफिट एंड लॉस में कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन मारिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही कितना लोग डिस्काउंट पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं है, अगर डिस्काउंट का अलग सेक्शन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्काउंट में एटलीस्ट केवल डिस्काउंट में 450 क्वेश्चन मारिए। डिस्काउंट में केवल 450 क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डिस्काउंट से 3 क्वेश्चन, अगर प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन तो डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन, क्योंकि इस पे भारी पड़ता है डिस्काउंट, डिस्काउंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कम से कम 500 क्वेश्चन लगाइए। सिंपल इंटरेस्ट पढ़िए, पार्टनरशिप पढ़िए, मिक्सर एंड एलिगेशन में खासकर कैट लेवल का क्वेश्चन ज़्यादा पढ़िए। कैट लेवल का क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं, तो उस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए। टू डिस्काउंट डाटा टाइप। तो ये जो आप कलर दिख रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सर एंड एलिगेशन, ये 4 गो जो टॉपिक है ये आपका इस कमर्शियल मैथ का पिलर है। तो बेसिक मैथ में भी 4 गो पिलर था, कमर्शियल मैथ में भी 4 गो पिलर था। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इतना सारा सिलेबस जब आप पढ़े हैं तो इसमें अगर इसको अगर 1 महीना पे रिवीजन करें ना तो इसको 1 मंथ में कम से कम 3 बार रिवीजन कीजिए, 4 बार रिवीजन कीजिए। इन सबको जितना भी हाईलाइटेड है, ये जो भी कलर किया गया है, आपको पिंक कलर दिख रहा है, ये पिंक कलर से जो भी लिखा गया परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सर एंड एलिगेशन, तो ये चीज़ आप इसको ज़्यादा मैंने कमांड में रखिए, कमांड में रखिए ज़्यादा, ताकि ये आपका बेस है। तो ये हो गया कमर्शियल मैथ। तो 2 तरह का मैथ हो गया, कौन कौन? एक बेसिक रैपिड मैथ, यहाँ पे आ जाइए, एक बेसिक रैपिड मैथ, दूसरा आ जाइए एक कमर्शियल मैथ। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर मैथ की तरफ। देखिए मैथ का सिलेबस इन आउट सीजीएल लेवल का कितना खतरनाक है, तब जाकर बैंक पीओ और सीजीएल, मिनी यूपीएससी कहा जाता है मेरे भाई, सीजीएल को मिनी यूपीएससी समझिए इसको, तो लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। अब आइए, अब आते हैं हम लोग का बारी है। यहाँ पे देखिए 2 सेक्शन इसमें डाले हुए हैं, अर्थमेटिक्स मैथ, एडवांस मैथ। पहले हम लोग अर्थमेटिक्स पे आते हैं। देखिए अर्थमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज ऑन प्रॉब्लम, वर्क एंड वेजेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, एवरेज, ट्रेंड ऑन प्रॉब्लम, फोर्स एंड स्टीम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेस ऑन प्रॉब्लम। उसके अलावा आएगा आपका स्टॉक एंड शेयर, स्टॉक एंड शेयर, स्टॉक एंड शेयर। तो देखिए इसमें भी 11 रेगुलेशन है। तो ये अर्थमेटिक्स मैथ है। अर्थमेटिक्स मैथ में हम आपको बता रहे हैं बाबू, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ज़्यादा कमांड होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है मैथ की दुनिया में कि एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पे आपका कमांड बनेगा तो आपका आधा मैथ समाप्त हो जाता है, आधा मैथ समाप्त, में इतना ताकत है। ये ऐसे ही पढ़िए बाबू, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो ना ये सिस्टमेटिक पढ़िए बाबू। कोई अगर इधर उधर से पढ़ा रहा है तो समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट खराब होगा, बिल्कुल खराब होगा। जो लेवल आपको 1 साल में आना चाहिए उस लेवल को आने में 3.5 साल 4 साल समय लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्लीज़ मेरा बात मानिए, हम आपको ना ही भरमाने आए हैं ना ही किसी का शिकायत करना है। हम एज ए टीचर होने के नाते हम अपने स्टूडेंटों को या जो भी मेरे पास अगर नहीं भी पढ़ते हैं उन सभी के लिए हम एक मैसेज देने आए हैं कि कोई भी छात्र किसी के भी पास पढ़े, टीचर के लिए वो छात्र हैं और हर टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि वो छात्र किसी का भी हो लेकिन उस छात्र का भविष्य बनाए। टीचर का कर्तव्य है कि उस छात्र का भविष्य बनाएं, छात्र को सही दिशा दिखाएं। तो उस नाते से हम आए हैं। तो सबसे पहले आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िएगा, उसके बाद एज एंड प्रॉब्लम पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिएगा एकदम, खट देना एकदम। तब पढ़िए वर्क एंड वेजेज, ये वर्क एंड वेजेज पढ़िए, और उसके बाद टाइम एंड वर्क को चार बैक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड लेसन है ये। उसके बाद तो पाइप एंड सिस्टम पढ़िएगा, टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम पढ़िएगा, ऐसे ही चुटकी में हिला दीजिएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम सेम कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद एवरेज लगाइए, एवरेज में एक अच्छा लेवल का एवरेज लगाइए। एवरेज में कम से कम बाबू आपको 350 प्लस क्वेश्चन मारिए एवरेज में, क्योंकि एवरेज से क्वेश्चन ज़्यादा आता है और डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तो एक अच्छा लेवल का एवरेज पढ़िए। मनोहर पति मत पढ़िए प्लीज, क्या नहीं पढ़ना है, मनोहर पति बिल्कुल नहीं पढ़ना है, झुनझुना वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बबुआ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एकदम लेवल का क्वेश्चन वो आएगा तो एकदम गर्दा उड़िए, खट खट खट। चलिए उसके बाद ट्रेन ऑन प्रॉब्लम पढ़िए, अब बोर्ड से स्ट्रीम पढ़िए, उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़िए, तब रेस एंड प्रॉब्लम पढ़िए, स्टॉक एंड पढ़िए। ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किससे यही कहिए कि हमको ऐसे पढ़े, जो ऐसे जो पढ़ाते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाने दीजिए, उससे हमको कोई लेना देना है। लेकिन आपको अगर इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक नॉलेज बहुत बेहतर होगा और आपको अर्थमेटिक्स में एकदम एक लेवल का कमांड रहेगा। क्या चीज़ का कमांड रहेगा? लेवल। चलिए बाबू अब आते हैं हम एडवांस सेक्शन के। बाबू देखिए एडवांस मैथ बहुत बेहतरीन मैथ होता है,
अगर आप एडवांस मैथ नहीं जानते हैं, खाली बेसिक जानते हैं, केवल अर्थमेटिक्स जानते हैं, आप कमर्शियल जानते हैं और एडवांस नहीं जानते हैं, तो आपका मैथ हमेशा कमजोर रहेगा। कोई भी आएगा यहीं सेक्शन से दाब के आपको निकल जाएगा। एडवांस सब कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाहता, हमको तो समझ में नहीं आता है। ये एडवांस का सेक्शन है, पहले एडवांस का सिलेबस जानिए, उसके बाद हम बताते हैं कि ये कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। एलजेब्रा, ट्रीगो, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री में ट्रायंगल, एंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, मेंसुरेशन 2D 3D पढ़िए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए, स्टैटिक्स पढ़िए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़िए, प्रोबेबिलिटी पढ़िए। 9 गो चैप्टर इसमें होता है। ये 9 चैप्टर एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है। ये एडवांस मैथ का 9 चैप्टर पढ़िए। अब सुनिए बाबू, इसमें मेन चीज है, आइएगा बाबू, एलजेब्रा, ट्रीगो, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर एंड सर्कल, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये 9 को चैप्टर अगर एक अच्छा लेवल का तैयारी कीजिएगा तो कम से कम 10 से 11 महीना केवल इसी सेक्शन में लग जाएगा। इसी सेक्शन में 10 महीना लग जाएगा बाबू। एक अच्छा लेवल का एलजेब्रा पढ़िएगा ना बाबू, हम आपको बता रहे हैं, एक अच्छा लेवल एलजेब्रा पढ़ेगा तो 2.5 महीना लग जाएगा। 2.5 महीना कम से कम आपको 60-62 क्लास लगेगा एलजेब्रा में। 60-62 क्लास मेरे भाई, मंडे टू फ्राइडे अगर पढ़ाया जाए तो 1 मंथ में 22 क्लास ही होता है, तो ये 2.5 से 3 महीना लग जाएगा। एक बढ़िया लेवल का एलजेब्रा पढ़िएगा तब, नहीं तो मनोहर पति पढ़ना है 4 पन्ना का एलजेब्रा, तब तो कोई बातें नहीं है, तब तो कोई बातें नहीं है भाई, तब तो 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। आज स्टार्ट हुआ, परसों समाप्त। लेकिन एक हाई लेवल का जो सीजीएल सीडीएस में क्वेश्चन जिस लेवल के पूछे जाते हैं, उस लेवल का अगर एलजेब्रा पढ़िएगा तो मजा आएगा पढ़ने में, और आप एक को हम्बल बनाता है। ये आपको इस एलजेब्रा पे कमांड का मतलब कैलकुलेशन कमांड, एकदम माइंड ब्रॉड कर बना देगा। उसके बाद ट्रीगो पढ़िए। एलजेब्रा में कम से कम क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन लगाइए जरूर। एलजेब्रा में 1000 क्वेश्चन मैंने 900 से लेके 1000 या 1100 क्वेश्चन जरूर लगाइए, प्लीज लगाइए, इतना जरूर खोज कर लगाइए, कहीं से लगाइए, पीवाई के मारिए, लेकिन लगाइए, प्लीज लगाइए। ट्रिगोमेट्री में आइए, ट्रीगो में भी 2.5 महीना का सेक्शन लग तो इसमें भी 52 क्लास 55 क्लास होते ही हैं ट्रीगो में, तो उस लेवल का ट्रीगो पढ़िए। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िए, छोटा सा चैप्टर होता है। उसके बाद आइए ज्योमेट्री। ये बाबू सबसे एडवांस मैथ में सबसे लोग को टॉप लगता है ज्योमेट्री, बट कोई बात नहीं, ज्योमेट्री इसलिए टॉप लगता है कि लोगों को थ्योरम रटने का आदत है। आप थ्योरम को प्रूव करने की कैपेसिटी जानिए। इसमें व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टीचर से ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और हर व्हाई को क्लियर करते हुए जाएगा और आपका प्रॉपर्टी पे कमांड रहेगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री उतना टॉप भी नहीं था, उतना हुआ भी नहीं है। देखिए इन आउट सब कुछ पढ़ेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला कदम जब आदमी जन्म लेने के बाद, जब आदमी कुछ वर्षों के बाद जब चलना स्टार्ट करता है, तो पहला कदम भी हम लोग के लिए हार्ड ही होता है। ठीक है, तो पहली बार पढ़िएगा तो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 लेवल आ जाएगा। उसके बाद मेंसुरेशन में 2D पहले पढ़िए, उसके बाद 3D मारिए, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए, उसके बाद स्टैटिक्स में वो सब आते हैं बाबू, माद, मादिका, बहुलक, ये सब चीज़ हम लोग को पढ़ना है स्टैटिक्स में। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़िए, प्रोबेबिलिटी पढ़िए, खासकर बैंकिंग वाले लोग तो खासकर ये सब पूछता रहता है। ठीक है, अच्छा ये नहीं सोचना है कि हाँ रेलवे का हम तैयारी कर रहे हैं तो हम एडवांस मैथ कहाँ पढ़ेंगे। देखिए आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो एडवांस मैथ कहाँ पढ़ेंगे, ये कौन सा बात हुआ भाई? हैं, अरे आप मैथ पढ़ते हैं तो आपको मैथ आना चाहिए ना। अगर कम से कम मान लीजिए कि रेलवे में ठीक है सभी चैप्टरों से नहीं पूछा जाता है, तो मेंसुरेशन से पूछा जाता है, कभी कभी ट्रीगो भी देखने को मिल ही जाता है। तो ये पढ़े रहिएगा तो एक हम्बल रहेगा ना, आपका माइंड ब्रॉड ना रहेगा, खतरनाक लेवल रहेगा, इसमें अच्छा ना फील होगा, डर नहीं ना बना रहेगा। ये पढ़िए। तो अभी आप लोग को मैथ का सिलेबस बारे में बताए हैं। मैथ के सिलेबस के बारे में जो भी बताएं, आप इतना सारा सिलेबस होता है, आप किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं तो अपने सिलेबस को चेक कीजिए कि क्या सच में इतना सारा चैप्टर पढ़ाते हैं लोग कि नहीं। अगर नहीं पढ़ाते हैं लोग तो डिमांड कीजिए कि वहाँ से पढ़ाएं आप लोग को, क्योंकि आपका तैयारी बेहतर होना चाहिए और आपके बेहतर तैयारी से ही आपका एग्जाम निकलेगा, जॉब होगा। जब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कीजिएगा, आपका सिलेक्शन लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तब तक आपको फाइनली जॉब मिलने वाला नहीं है बाबू। तो ये सब चीज़ पढ़िए। फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं, एडवांसमेंट में 9 गो लेसन पढ़िए, गर्दा पढ़िए, खतरनाक पढ़िए, बेमिसाल पढ़िए एकदम। ठीक है, और कम से कम 10 से 11 महीना जो एडवांस मैथ को पढ़ाए उनके पास पढ़िए। 4 महीने में एडवांस मैथ नहीं समाप्त होता है। खुद 2.5 महीना हई ससुरा ले लेता है, 2.5 महीना हई ससुरा को चाहिए। अभी रहने सब कुंडली मार के बैठा है कि हमको भी कुछ समय चाहिए। 4 महीना में किधर पढ़ेगा, चालू किए खत्म किए, चालू किए खत्म किए, ऐसे पढ़ाई होगा? बढ़िया से इन आउट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खूब लेवल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सब चीज़ करना पड़ेगा। आइए अर्थमेटिक्स में है, फिर से एक बार आ रहे हैं हम आपको समझाने के लिए, फिर से एक बार, ताकि आप चीज़ों को बढ़िया से जान जाए। पहला बेसिक रैपिड मैथ नंबर 1, क्या बोलिए बोलिए, बेसिक रैपिड मैथ। दूसरा आपको मिलेगा कमर्शियल मैथमेटिक्स, कमर्शियल मैथमेटिक्स यानी कमर्शियल मैथ। देख लीजिए कितना इन आउट सिलेबस है, थोड़ा सा हम साइड भी हट रहे हैं,
आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से आपके लिए एक अरेंज करके लाए हैं, एकदम बेहतरीन के साथ, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे भी हम ऐसे। उसके बाद आ जाइए तीसरा नंबर अर्थमेटिक्स और चौथा नंबर एडवांस, यानी टोटल आपको मैथ्स का 4 बुक लगाना पड़ेगा। कितना बुक? 4 बुक। चारों बुक मिलाकर टोटल कम से कम 9 से 10,000 के बीच क्वेश्चन होगा, कम से कम 9 से 10,000 के बीच। अगर नहीं भी लगाना तो 8,000 क्वेश्चन तो लगाना ही पड़ेगा मेरे भाई। 8,000 क्वेश्चन तो हर हालत में लगाना पड़ेगा। चारों बुक मिलाकर 8,000 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 8,000 क्वेश्चन। अब इसमें कुछ लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे मेरा, तो एटीट्यूड दिखाएंगे, अच्छा 8,000 क्वेश्चन लगाएंगे, हाँ ना, तो चिरकुट पढ़ने से जब हो जाएगा, 200 क्वेश्चन लगाने से जब होगा। है आजकल एग्जाम चल रहा है 20-20 दिन, 25-25 दिन। है खुद से सोच कर देखिए लोग, भाई लोग मेरे बातों को एरोगेंस मत लीजिए, थोड़ा सा आप सोचिए मेरे भाई लोग। आप एसएससी के एग्जाम देने जाते हैं, मान लीजिए चलिए कि 20 दिन 25 दिन एग्जाम होता है, पर डे अगर 4 शिफ्ट एग्जाम हुआ, अगर 20 दिन चला, एक शिफ्ट में परसेंटेज से मान लीजिए दूधियों को क्वेश्चन पूछा, एक शिफ्ट में दूधियों को क्वेश्चन पूछा, तो एक दिन में 8 क्वेश्चन हुआ। 4 शिफ्ट एग्जाम हो रहा है तो 4 दूनी 8 होगा। और उसके बाद अगर 20 दिन तक लगातार अगर क्वेश्चन एग्जाम चला है तो 8 दूनी 16, 160 क्वेश्चन हो गया है। 160 क्वेश्चन हो गया बाबू 20 दिन में। तो 20 दिन में जब 160 क्वेश्चन हो रहा है, तो आप अगर लगाइएगा 100 क्वेश्चन, एग्जामिनर खुद पूछ रहा है 160 क्वेश्चन, कैसे आपका एग्जाम निकलेगा? है जितना वो क्वेश्चन सेट करके डाल रहा है उसका 3 गुना 3 टाइम्स ना पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर से 200 क्वेश्चन, वहाँ पे मारिए 600 क्वेश्चन, तब ना एक ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। है चीज़ों को समझना नहीं पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा? एरोगेंस लीजिएगा कि हम नहीं पढ़ेंगे, चिरकुटे क्वेश्चन पढ़िएगा, चिरकुटे बुक पढ़िएगा। है खाली 2010 का क्वेश्चन लगेगा, 2011 का क्वेश्चन लगाएगा, जमाना चल रहा है 2024 का, तो कहाँ से हो पाएगा मेरे भाई? आप ही बताइए। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत कुछ जानते हैं तो अच्छी बात है, जानिए, ठीक, अच्छी बात है, भगवान करे कि आपका जॉब हो जाए, अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। हम थोड़ी कहेंगे कि जो हम टीचर हैं हम तो हमेशा आशीर्वाद देंगे कि आपका जॉब हो जाए, लेकिन थोड़ा सा उम्र को, एरोगेंस को, हार्मोन को हटा कर देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं कि गलत बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो एडवांस मैथ, अर्थमेटिक्स मैथ, अब रिवर्स आ रहे हैं, एडवांस मैथ, अर्थमेटिक्स मैथ, उसके बाद कमर्शियल मैथ, बेसिक रैपिड मैथ। फिर से बेसिक रैपिड मैथ हो गया, उसके बाद कमर्शियल मैथ हो गया, उसके बाद आपको अर्थमेटिक्स मैथ हो गया, एडवांस मैथ गया। ये 4 सेक्शन आपको मैथ में पढ़ना है। ये चारों सेक्शन मिला के बाबू आप काउंट कीजिएगा, टोटल 52 लेसन हो रहे हैं। हम एक बार आपको काउंट करवा ही दे रहे हैं ताकि आपको टेंशन ना हो। देखिए बेसिक रैपिड मैथ में 21 लेसन काउंट करते जाइएगा आप, ओवरऑल 21 लेसन यहाँ पे हो गया। उसके बाद आइए कमर्शियल मैथ में 11 लेसन पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आइए अर्थमेटिक्स में भी 11 लेसन, तो 11 लेसन वो 11 लेसन वो 22 लेसन ये हो गया। 21 लेसन हम लोग को उधर पढ़ना है, और उसके बाद 9 लेसन इधर पढ़ना है। ओवरऑल जोड़िएगा 21 प्लस 22 प्लस 9 इक्वल टू 52, यानी टोटल 52 लेसन हो रहे हैं पूरे मैथ का। 52 लेसन, 52 लेसन से जितने भी लोग कम पढ़े हैं, 52 लेसन से जितने भी लोग कम पढ़े हैं अभी तक, जो भी जनरल कॉम्पिटिशन में सिलेबस मैथ्स का फाइनल करके बैठे हैं, अब 52 लेसन से जितने भी लोग कम पढ़े हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं बाबू, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको मैथ पे 100% कमांड नहीं है। भले वो आपका जीत है, आपको लगता है कि आपको आता है, लेकिन सच में वो नहीं आता है, बहुत कमजोरी है अभी। आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि वाकई में कितना वीकनेस है आपके अंदर। क्योंकि 52 लेसन जब पढ़िएगा तब इन इन आउट सबका नॉलेज बनेगा, और उसके बाद भी कम से कम दबा कर साल भर 10x10 के रूम में एकदम 17 घंटा पर डे एकदम प्रैक्टिस जारी है। और जब आप जाके ग्रुप ज्वाइन किए हैं, संस्था में सीट रगड़ रहे हैं, एकदम अपरा रहे हैं एकदम, तब जाके एक लेवल आएगा। तो आज के सेक्शन में, आज का सेक्शन इतना ही है क्योंकि लंबा हो जाएगा ज़्यादा वीडियो, तो आज के सेक्शन में केवल मैथ्स का सिलेबस के बारे में बताया गया है। पार्ट 1 ये सेक्शन है। कल हम लोग फिर पार्ट बी सेक्शन के साथ मिलते हैं रीजनिंग के बारे में जानने के लिए। कि कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है, रीजनिंग में कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, ओवरऑल रीजनिंग में क्या होता है। आज की क्लास में केवल मैथ के बारे में था। आप जितने भी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें उन सभी को मेरा धन्यवाद। ठीक है कि आप लोग वीडियो हमारा देखें। कृपया आप लोग से कैंडी रिक्वेस्ट है एज ए टीचर होने के नाते कि इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे बिगिनर हों या प्रैक्टिशनर हो वो सिलेबस के बारे में जाने। और प्रैक्टिशनर जो भैया लोग हैं तो सिलेबस को बहुत अच्छे से जानते हैं, मजा आए हुए हैं, लेकिन एक बिगिनर लड़का जो मैट्रिक करके 10+2 करके आया है, उनको सिलेबस के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होता है। तो ये वीडियो वहाँ तक दूर दूर तक पहुँचाए और